हाउ मेनी केसेज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपरली कंस्टेंट। फिर से वही बात आ गई, इम्प्रॉपरली मतलब क्या था कि भैया सफिशिएंट रिएक्शन तो जनरेट हो रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है वो। तो देखो पैरेलल फोर्सेज रहेगा तो लॉजिक समझना, जैसे एक झाड़ू होता है, झाड़ू का ये तिनका को निकालो, एक तिनका को, और ऐसे रखो जमीन पे, ऊपर से लोड लगाओ, ये इधर से ढिंका चिका करेगा, डांस करेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग हो गई इसकी। ओके, तो क्या कंक्लूड कर लें? अच्छा रुक जाओ, अभी नहीं कंक्लूड, अगला केस। पूरे झाड़ू को पकड़ो, पूरे झाड़ू को ऐसे रखो, ऊपर से लोड लगाओ, अब ये ढिंका चिका नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पतले लोग लचीले होते हैं, मोटे लोग नहीं डांस कर सकते, है ना। सिबल डिफॉर्मेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है, कि ये चारों ज्वाइंट पॉसिबली तीन तरीके से रोटेट कर सकता था, ठीक है। तो 4 × 3 मतलब टोटल 12 पॉसिबल डिफॉर्मेशंस है, ठीक है। लेकिन देखो जो रिएक्शन आएगा वो रिस्ट्रिक्शंस है। देखो ये वाला रिएक्शन इसको नहीं होने देगा, ये रिएक्शन इसको नहीं होने देगा, और ये रिएक्शन इसको नहीं होने देगा, ठीक है। इस केस में देखो ये इसको नहीं होने देगा और ये इसको नहीं होने देगा, रोटेशन तो आएगा इसमें, ठीक है। तो कितने बच गए? देखो 3 3 6 2 6 1 7, तो इसका KI 7 हो गया, मतलब। वेलकम बैक। तो हमारा जो कोर्स चल रहा है अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, ये थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में मैं लेकर चला गया हूँ, बट आप एक बार इस सब्जेक्ट को कर लोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको और सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प होगी इससे। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो टेक्निकल पार्ट 2 था ना, ये देखो, ये जो आपका ये टेक्निकल पार्ट 2 है, इसमें तो यार आप लोग कंफर्टेबल होते हो कि ठीक है ये सब आप मेमोराइज करके भी सॉल्व कर लेते हो। BMC हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब मेमोराइज करने वाले सब्जेक्ट हैं। तो इसमें ही ना उलझे रह जाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आसान हैं इन कंपैरिजन टू ये चारों, ये आपके कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। तो होता क्या है कि जब आप इसमें आप अपना आजमा लोगे ना अपने आप को, तो फिर बहुत आसान लगेगा बाकी का सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो DSI KI एंड स्टेबिलिटी हमने कर लिया है, ILD हमने कर लिया, ट्रस भी हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आपको आर्चेस का मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने कुल मिला के अभी DSI KI स्टेबिलिटी ट्रस और ILD इतना पार्ट हमने कवर कर लिया है। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में भी आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाओ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सीरियल वाइज टॉपिक्स आपके डले हुए हैं, ठीक है। चलो, और इसके साथ साथ मैं आपको इन तीनों का अप टू यहाँ तक, ये क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको करा दिया गया है। ट्रस का आपको PYQ सॉल्व पूरा कंप्लीट करा दिया गया। ILD आपके सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में ही करा दिए गए हैं, वो जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपके सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, PYQ के टोटल क्वेश्चंस प्लस कुछ EAC के भी क्वेश्चंस उसमें डाले गए थे, ठीक है। चलो तो हाँ ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं आगे। ये 2 टॉपिक आपका बच रहा है, आर्चेज जो कि छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आर्चेज कवर करते हैं और जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का आर्चेज का पार्ट है, वो दोनों को क्लब करके इस तरीके से आपको दे दूँ कि आपको दोबारा वो टॉपिक वहाँ पढ़ना ना पड़े। जैसे अगर यही ट्रस में जैसे किया गया कि आपको कुछ बातें बता दी गई रूफ ट्रस की भी, उसी तरीके से इसको भी करेंगे, थोड़ा और डिटेल में कर देंगे इसको। फिर ये तो भैया आपको रटना ही पड़ेगा, ये रटने वाला चीज़ रहेगा। चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया था, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई प्लेनर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें x पार्ट्स या मेंबर्स हैं, x मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लेनर मतलब 2D, ठीक है, स्पेस लिखा होता मतलब 3D। तो जितने पार्ट हैं, क्या वो सारे पार्ट को, देखो अगर ये 3 पार्ट था मैं ऐसे बना दूं तो इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब इसका 3 इक्वेशन आएगा ना, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, 3 आएगा, मतलब क्या, समेशन fx = 0, समेशन fy = 0 और समेशन ऑफ मोमेंट = 0। ठीक बात है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है, पर SSC का एग्जाम है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये भैया पूछना क्या चाह रहे हैं। देखो x पार्ट या मेंबर हैं, मतलब हर पार्ट के लिए 3 इक्वेशन, मतलब 3x इक्वेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि y नंबर ऑफ फोर्सेज उसके अंदर है, तो जो अननोन फोर्सेज होते हैं माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही तो होता है ना DSI। देखो हमारा DSI का माइंड मैप कहाँ गया, ये है आपका DSI का माइंड मैप, दिख रहा है।
अननोन माइनस नोन की कैटेगरी में पढ़ा था हमने, मेंबर माइनस सपोर्ट रिएक्शंस। यही मेंबर फोर्सेस की बात तो यहाँ पे बोली गई है कि एक्स पार्ट सॉरी वाई फोर्सेस हैं टोटल, और एक्स पार्ट्स या मेंबर्स हैं तो जितने मेंबर्स हैं उतने इंटू 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, चलिए, तो y इक्वल टू 3x। ध्यान रखना, जब भी आपको डिटर्मिनेसी दिख जाए, डिटर्मिनेसी जब भी आपको दिख जाए तो आपको इक्वल टू वाला चीज लगा देना है। ये एक मैंने मतलब मेरे तरफ से एक हिंट समझ लो, जब भी ये दिखे डिटर्मिनेसी आपको लगा देना है, क्या आपको लगा देना है इक्वल टू वाला। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, गिवन दैट j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसके वजह से आता था, 3 इंटू ज्वाइंट आता था ना, वही लिखा है ज्वाइंट। गिवन दैट j is the number of joints, b and r are number of members and number of reactions. If b is equal to 4, b क्या को बोला जा रहा है, b and r are number of members and reactions। ये b जो है ये member है, member कितने members हैं। ठीक है, तो m लिख दूं, m इक्वल टू 4 है। ठीक है, और j ज्वाइंट है जैसा होता है वैसे ही। तो हमने क्या पढ़ा है ट्रस के लिए, देखो यहाँ ट्रस लिखा है, ऑलवेज यूज फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रस, देखो ट्रस में मेंबर में एक एक फोर्स होता है तो फॉर्मूला हो जाएगा m प्लस जो रिएक्शन है वो रिएक्शन, और सिंस 1 होता है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, क्योंकि समेशन ऑफ मोमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। अब जो लोगों ने ट्रस का लेक्चर देख लिया है उनको बहुत आराम से ये बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके ट्रस का लेक्चर देख लो। देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यूट्यूब पे आपको शायद ही मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि सब लोग स्पीड में लगे रहते हैं खत्म कराने के लिए। खत्म नहीं करना है आपको, सीखना है, खत्म कभी भी नहीं होगा सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, यही गलती होती है जो 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद समझ में आता है। तो जो लोग नए हो वो बिल्कुल स्थिर होके और एक बारी में समझते हुए चलो चीज़ों को। ठीक है, आपको एसएससी का पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू प्लस सब कुछ ही मिल जाएगा, थ्योरी प्लस नोट्स प्लस पीडीएफ प्लस जितने चीज़ों के लिए परेशान रहते हो वो सब मिल जाएगा आपको। जहाँ पे आप समझो कि जैसे एसएससी का जो पीवाईक्यू लोग लगाते हैं सोचते हैं ये सफिशिएंट नहीं है, तो फिर लोग जाते हैं वाईसीटी के ऊपर, ये भी सफिशिएंट नहीं लगता है समटाइम्स, तो फिर एई वाले लगाते हैं, वो भी नहीं लगता फिर ईएसी वाले लगाते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आप डेवलप करते हो। मेरा ये पर्पस है कि मैं एसएससी जेई का जैसे अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको बता दूंगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखो यहाँ बताओ थोड़ा प्लान, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के आपके पूरे डिटेल्ड नोट्स लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर्स प्लस इसका पीडीएफ, और ये जो लेक्चर्स है इसके साथ साथ में एसएससी का पीवाईक्यू प्लस ईएससी का कुछ पीवाईक्यूज आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगा एसएससी का पीवाईक्यू का सेपरेट वीडियो, जैसे ये वीडियो में भी हो तुम। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा क्या, आपको जब ये दोनों पार्ट ओवर हो जाएगा तो सब्जेक्ट आपका एक तरीके से कंपाइल हो गया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे, और पैरेलली इस सब्जेक्ट का शॉर्ट्स अपडेट होते रहेगा, जिसमें आपको वाईसीटी का जो एई वाला बुक है या ईएससी का, ये इसके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो आपका रिवीजन होते रहेगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट इसी पैटर्न में आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ, बहुत हो गई बातें। देखो क्या बोल रहा है ट्रस के लिए, ट्रस के लिए फॉर्मूला क्या, m प्लस आर माइनस 2j लगाओ। m मतलब b 4, रिएक्शन कितना दिया r, माइनस 2 इंटू जे कितना है 4, देखो 7 माइनस 8 क्या आया -1, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ -1 हो गया, मतलब डीएसआई लेस देन 0 हो गया। तो इसके लिए तो परफेक्ट है ना, स्टेबिलिटी के अंदर यही तो देखा था, अनस्टेबल हो जाएगा ये ट्रस, तो आपको टिक लगा दूं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ यही सब बातें लिखी हैं। ठीक है, चलिए अगर देखना है तो यहाँ आप देखो स्टेबिलिटी के अंदर आ जाओ। ये देखो आपको स्टेबिलिटी में इस तरीके से बताया गया था कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि देखो ये अगर आपका बीम है और एक ये बीम है, आपको मैंने बोला जंप करो इस पे, तो तुमने बोला कि भैया इस पे जंप करना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पे स्टेबल सा दिख रहा है मुझे, ये इस पे जंप करने में डर लग रहा है, आगे चला जाएगा ये, सही बात है। इसका मतलब क्या था कि सफिशिएंट इंटरनल रिएक्शन जनरेट हो रहा है इसमें, इसके वजह से ये आपको स्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है ये। इसका डीएसआई निकाल के देखा गया तो लेस देन 1 आया, इसका डीएसआई देखा गया ग्रेटर देन 1 आया। तो हम बात ये बोल दिए कि भैया स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ये है कि जब भी आपका डीएसआई लेस देन 1 होता है तो पक्का पक्का अनस्टेबल होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि अननोन माइनस नोन होता है ना,
तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़्यादा है अंदर में भैया, सब फोर्सेज ही नहीं आ रहे हैं उसमें, रिएक्शन फोर्सेज ही नहीं उसमें डेवलप हुए, तो मतलब कि गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, आपका अनस्टेबल हो गया वो। और अगर मान लो सफिशिएंट डेवलप हुआ भी, लेकिन मतलब डीएसआई ग्रेटर देन जीरो तो आया, लेकिन सारे रिएक्शन फोर्सेस पैरेलल हो गए या कंकरेंट हो गए, तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। देखो जैसे इसका एग्जांपल देके आपको बताया था कि देखो इसका डीएसआई तो ग्रेटर देन वन आया, इसका भी ग्रेटर देन वन आया, लेकिन फिर भी ये स्टेबल लग रहा है ना, इधर से धक्का दो ये आगे चला जाएगा, है ना। तो ये बातें थी कि डीएसआई लेस देन जीरो पक्का पक्का अनस्टेबल, अनस्टेबल। डीएसआई ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो चेक करो कि पैरेलल या कंकरेंट तो नहीं है, अगर पैरेलल तो फिर से अनस्टेबल, अगर कंकरेंट तो फिर से अनस्टेबल। वही चीज यहाँ आया था, डीएसआई लेस देन जीरो तो पक्का पक्का अनस्टेबल। क्या मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आइए। इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन नंबर ऑफ फोर्सेज देन द सिस्टम इज, क्या बोला, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्यादा है। आओ फिर से अपने नोट्स में देखो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ये अननोन माइनस नोन कहाँ गया, माइंड मैप ये रहा, देखो, है ना, अननोन माइनस नोन क्या होता है, ये अननोन माइनस नोन, नोन में इक्विलिब्रियम ये ज्यादा है, इस पार्ट से ये वाला पार्ट ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, माइनस में आ जाएगा वैल्यू, सॉरी हाँ माइनस में आ जाएगा वैल्यू, मतलब क्या बोलेंगे उसको। अच्छा यहाँ पे आपका ऑप्शंस देखो क्या है, पार्शियली कंस्ट्रेंड, स्टेबल, ये बात समझना पहले, उसके बाद ये देखो मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड, पार्शियली कंस्ट्रेंड का क्या मतलब है, देखो पार्शियली कंस्ट्रेंड का मतलब होता है कि आपका, जैसे मान लो ये एक बीम था और एक ये बीम था, बताओ प्रॉपरली कंस्ट्रेंड कौन सा है। ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो है ज्यादा प्रॉपरली कंस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड का मतलब होता है रोक देना, रुका हुआ होना, रोक देना, तो इसको हमने रोक दिया है ना इधर जाने से, ठीक है, इसको हमने रोक दिया है ना इधर जाने से, फिक्स कर दिया ना यहाँ पे, इसको हमने रोक दिया है ना घूमने से, बहुत बढ़िया। इसमें देखो इधर जाने से तो रोका हुआ है, ठीक है, रिएक्शन यहाँ आएगा ऊपर नहीं जाएगा, घूमने से भी रोका हुआ है मान लिया यहाँ पे, चलो, लेकिन आपको इधर जाने से, घूमने से तो नहीं रोका है, यहाँ पे हिंज है ना, ये देखो इधर और इधर जाने से तो नहीं रोका हुआ है इसको, तो ये तो इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड है ना। तो अब से ये बात सिंपली समझ लेना कि जब भी आपका कंस्ट्रेंट कम रहेगा, मतलब रिएक्शंस कम आ रहे हैं उसके अंदर, मतलब ठीक से उसको रोका नहीं गया है, मतलब सफिशिएंट, देखो इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्यादा है, लेकिन आपका जो इधर रिएक्शंस आना चाहिए था ना, मेंबर फोर्सेस प्लस रिएक्शंस, यही तो लिखता था ना अननोन, रिएक्शंस जो आ रहा है वो कम आ रहा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, इक्वेशन ही ज्यादा है, रिएक्शन कम आएगा, मतलब ऐसा वाला केस हो गया, तो क्या बोलेंगे, पार्शली कंस्ट्रेंड है, पूरा तरीका से कंस्ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो ये पार्शली कंस्ट्रेंड हो गया। अब देखो इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि देखो इस तरीके से आपने कंस्ट्रेंट तो किया, मतलब चार फोर्सेस तो आ गए इसमें, इंटरनल रिएक्शंस तो आ गए चार, जो कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है, लेकिन क्या ये इधर के लिए कंस्ट्रेंट हुआ इस डायरेक्शन में, नहीं हुआ ना, क्योंकि सारे फोर्सेज ऐसे आ गए ना, तो इसको बोला जाता है इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो पार्शियली कंस्ट्रेंट का मीनिंग आज से याद कर लेना कि 3x से कम आना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम आया, कम ही सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है तो पार्शियली कंस्ट्रेंट बोल देंगे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा तो आया, लेकिन फिर भी वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पार्शियली कंस्ट्रेंट, इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन द नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक बात है, पार्शियली कंस्ट्रेंट, आंसर इज बी, ओके। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है आपसे, द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन इन द फिगर गिवन बिलो। देखो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या, डीएसआई, यहाँ हमने देखा हुआ है ना अननोन माइनस नोन, तो अब एक चीज देखना, जिन लोगों ने ट्रस कर रखा है उनको ये बात अच्छे से पता है कि ट्रस में आपका पिन जॉइंट होना चाहिए, सारे मेंबर एक्शियल होने चाहिए, और सारे मेंबर लोड ऑन नोड होना चाहिए, यह अजम्पशन में हमने देखा था ना। चलिए जिन्होंने नहीं देखा है वो ये बात जान लो कि ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका सारा जॉइंट पिन जॉइंटेड होता है, सारा मेंबर एक्शियल फोर्स कैरी करता है और लोड सिर्फ नोड पे लगता है। क्या ये स्ट्रक्चर हमें वैसा ही दिख रहा है, देखो फ्री टू रोटेट यहाँ पे है, मतलब पिन जॉइंट है, और लोड सिर्फ नोड पे लगा हुआ है ना।
तो इसको हम ट्रस के जैसा सॉल्व करेंगे, m प्लस आर माइनस 2j। लिखा भले है फ्रेम, लेकिन करेंगे सॉल्व ट्रस जैसा। देखो 1 2 3 फोर्स, तो m प्लस आर माइनस 2j, m के जगह 3। रिएक्शंस देखो कितने आएंगे, यहाँ पे देखो हिंज लगा दिया ना, तो रोटेशन तो फ्री हो गया, ये वाला और ये वाला आएगा, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 6 हो गया ना, माइनस 2 इंटू देखो 1 2 3 4 ज्वाइंट इंटू 4 किया, ठीक है। क्या आया, 6 प्लस 3 9 माइनस 8 आ गया 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके डन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको सॉल्व करते रहना बार बार, इस पे शॉर्ट्स भी बना दूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। y नंबर ऑफ फोर्स है और 3x इक्विलिब्रियम है, तो देखो अननोन माइनस नोन, अननोन ज्यादा हो गया तो DSI ग्रेटर देन 1, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़े, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपरली कंस्टेंट। फिर से वही बात आ गई, इम्प्रॉपरली मतलब क्या था कि भैया सफिशियंट रिएक्शन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा वो। तो देखो पैरेलल फोर्सेज रहेगा तब भी ठीक बात है कि इम्प्रॉपरली कंस्टेंट है, कंकरेंट रहेगा फिर वो झूला वाला एग्जाम्पल कि भैया ये ऐसे ऐसे तो घूमते रहेगा, थोड़ा सा इधर दे तो झूला में क्या होता है, बैठते तो थोड़ा सा फोर्स दे तो आगे पीछे होते रहता है, जब ठीक है ना, जबकि उसमें इतने सारे चेन लगे हुए हैं तो रिएक्शन तो ज्यादा भी आ रहा है 3 से, ठीक बात है। चलो तो ये भी केस हो जाएगा। परपेंडिकुलर फोर्सेस ऐसा कुछ मतलब नहीं है कहने का, ओनली मोमेंट कोई मतलब नहीं है, 1 एंड 2 डन, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आइए, कह रहा है इफ अ ट्रस इज इंटरनली अनस्टेबल, अगर ट्रस आपका इंटरनली अनस्टेबल है तो बताओ यार कि तुम कभी भी उसको यूज करना चाहोगे, नहीं चाहोगे, उतना तिकड़मबाजी दिमाग लगाना ही नहीं है। जब यहाँ लिख ही दिया वी मस्ट नेवर यूज इट, तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे इंटरनली अनस्टेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इट इज सेइंग दैट हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या बताया मैंने, रुकाव, कितने जगह से रोका जा गया है इन अ फिक्स्ड सपोर्ट इन प्लेनर सिस्टम। प्लेनर मतलब देखो यहाँ दो वर्ड पकड़ना है, फिक्स्ड सपोर्ट और प्लेनर सिस्टम, है ना। हमने देखा था फिक्स सपोर्ट, ये लोगो ये है सपोर्ट रिएक्शंस, फिक्स सपोर्ट 2D के अंदर ये, 3D के अंदर ये मतलब प्लेनर, ये मतलब स्पेस, ओके। तो प्लेनर सिस्टम में 3 आता है, 3 हो गया, टिक लगा के आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, if a truss consists of a non-triangular element then it will essentially be unstable। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आपका जब कोई ट्रस के अंदर, ये ट्रस है इतना बड़ा मान लो, ओके, क्या ये ट्रस अनस्टेबल है, इसका DSI निकाल कर देखना, अनस्टेबल नहीं आएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पे कह देना कि नॉन ट्रायंगुलर। देखो इसमें एक मेंबर नॉन ट्रायंगुलर था ना, ये स्क्वायर मेंबर था बीच में, तो ज़रूरी नहीं है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये और ये गलत हो गया, ठीक है। अगला देखो, इफ द अबव केस इन द अबव केसेस इनस्टेबिलिटी इज द मोस्ट प्रोबेबल अकरेंस। हाँ ठीक है, ये बात अभी तक सही है कि ज़्यादा चांस है कि इनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये मेंबर पे इस तरीके से फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा, है ना। बट देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल विच आर अनस्टेबल। ये क्या मतलब हुआ, दोनों तो बेकार बात, यहाँ भी इनस्टेबिलिटी यहाँ भी इनस्टेबिलिटी, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, स्टेटमेंट भी गलत है, बोथ रॉन्ग, तो नन ऑफ दीज आर ट्रू। आगे बढ़ जाएं। देखो ट्रस्ट में जो लोगों ने ट्रस्ट देखा हुआ है लेक्चर, ये जो ट्रस्ट का फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इस फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था। हाँ ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रस्ट, सिंपल ट्रस्ट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ट्रू पूछा जा रहा है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी अदर शेप्ड इंटरमीडिएट पार्ट्स एज लॉन्ग एज इट इज स्टेबल। जब तक वो स्टेबल है तब तक बीच में तुम नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी लगा दो तो चलेगा, तो इसका आंसर ए एंड बी, तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम नेचर का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इसमें तो पहले ऑप्शन देखो, डिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी, ट्रस का पूछ रहा है, मेंबर सब दिया है, फॉर्मूला लगाओ m प्लस आर माइनस 2j, सॉल्व करके आगे बढ़ो, 5 प्लस आर 4 माइनस 2 इंटू 4 क्या आ गया, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, डन। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट अप टू 1 डिग्री। आगे बढ़ जाए, चलिए क्वेश्चन 29।
इफ 4 रिएक्शंस आर एक्टिंग ऑन अ बीम देन द सिस्टम इज, कुछ नहीं बोला जा सकता है। बीम में अगर आपका इस तरीके से 4 रिएक्शन आ गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी वाले में देखा, तो ठीक है 4 रिएक्शन तो आ गया, 3 से ज़्यादा आ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 30। M1 and M2 are the members of two individual simple trusses of a compound truss. The compound truss will be rigid and determinative. ये क्वेश्चन है। अब देखो, जिन लोगों ने ट्रस वाला वीडियो देखा हुआ है, फर्स्ट वीडियो भी सिर्फ अगर देखा है, तो उसमें उन्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने ये टाइप ऑफ ट्रस के अंदर में हमने ये देखा था सिंपल ट्रस, कंपाउंड ट्रस। कंपाउंड ट्रस में फॉर्म बाय कनेक्टिंग 2 और मोर सिंपल ट्रस टुगेदर। देखो 3 तरीके से कंपाउंड ट्रस बनाया जाता है। ये एक सिंपल ट्रस है, ये एक दूसरा सिंपल ट्रस है। ठीक है, इन दोनों सिंपल ट्रस को एक मेंबर से जोड़ दिया गया है, तो एक कंपाउंड ट्रस बन गया। दूसरा तरीका, एक सिंपल ट्रस है, ये एक सिंपल ट्रस है, इनको 3 मेंबर से जोड़ दिया गया, तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ऐसा ट्रस था पहले, ठीक है, ये ट्रस था, सिंस इन मेंबर्स पे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा आ रहा था, तो इस तरीके का लगा दिया गया ट्रस, तो ये भी कंपाउंड ट्रस है। तो अब क्या ये क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? हलवा क्वेश्चन हुआ, हलवा क्वेश्चन हुआ, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ हलवा? देखिए, M1 1 वाला और 3 वाला, बी एंड डी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन फ्री रोटेशनल सपोर्ट। देखो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, या थोड़ा जिनका लैंग्वेज पे कमांड कम है, वो समझना। देखो कैसे पकड़ा जाता है क्वेश्चन को। कंस्ट्रेंट्स पूछ रहा है, फ्री किया हुआ है रोटेशनल सपोर्ट को, रोटेशनल सपोर्ट फ्री है, मतलब रोटेशन अलाउड है। ठीक है, तो क्या क्या रोका गया है? ये वाला और ये वाला रोका गया है, क्योंकि ये वाला तो फ्री है, तो 2 बच गया ना। समझ में आ गया कैसे बनाना है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 आइए। कह रहा है इफ अ प्लेनर सिस्टम, इफ इन अ प्लेनर सिस्टम, देखो प्लेनर का मतलब 2D, 2 रिएक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग देन द सिस्टम इज, देखो स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखो जब भी सिर्फ 2 ही रिएक्शन फोर्स आ रहा है, तब तो यार 3 से कम हो गया ना, ये है ना, 3 से कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो 3 रहेगा, और इधर 2 ही आया तो माइनस में आ गया ना, मतलब DSI लेस देन 0 हो गया ना, मतलब हमेशा ही अनस्टेबल ना। समझ में आया? जैसे ही आपको ऑप्शन में स्टेबल अनस्टेबल दिखना शुरू हो जाए, देखो स्टेबिलिटी के अंदर हमने देखा था इस तरीके से, ये पूरा स्टेबिलिटी पढ़ा था। DSI जब भी लेस देन 0 होगा तो अनस्टेबल बोलेंगे, जब भी DSI ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा सफिशिएंट इंटरनल रिएक्शन, बट वी विल हैव टू चेक द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्शंस आपका सारा पैरेलल या कंकरेंट हो गया तो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे DSI लेस देन 0 है, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि भैया अनस्टेबल है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a structure has total 10 joints, then what should be the minimum number of joints in which equilibrium equation should be concurrently satisfied? अब यार 10 जॉइंट है तो 10 और स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन है? चलो, जनरली इफ इन अ ट्रस सिस्टम कंप्रेसिव पार्ट्स आर थिकर, देखो ये समझना, देन द टेंसाइल पार्ट। ये सही है कि गलत है बात? ट्रस में जो कंप्रेसिव पार्ट होता है, अब जो बच्चों जो लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रस, उनको मैंने बताया था कि फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म बताया था। ये देखो कि अगर ये आपका ट्रस है और इसमें कोई लोडिंग लगा इस तरीके से, तो जो जैसे बीम में होता है कि बेंड होने के बाद ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन आता है ना, उसी तरीके से ट्रस में इधर कंप्रेशन और इधर टेंशन आता है। तो जिधर कंप्रेशन आता है उधर देखो एक एनालॉजी समझना, जैसे एक झाड़ू होता है, झाड़ू, झाड़ू का ये तिनका को निकालो, एक तिनका को, और ऐसे रखो जमीन पे, ऊपर से लोड लगाओ, ये इधर से ढिंका चिका करेगा, डांस करेगा। ठीक है मतलब क्या हुआ, लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग हो गई इसकी। ओके, तो क्या कंक्लूड कर लें? अच्छा रुक जाओ, अभी नहीं कंक्लूड, अगला केस, पूरे झाड़ू को पकड़ो, पूरे झाड़ू को ऐसे रखो, ऊपर से लोड लगाओ, अब ये ढिंका चिका नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पतले लोग लचीले होते हैं,
मोटे लोग नहीं डांस कर सकते, है ना। नोरा फतेही, शी इज जीरो फिगर एंड शी कैन डांस वेल, बट मोटे लोग, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ इसलिए कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बट ये भी कंक्लूड मत करना कि मुझे नोरा फतेही पसंद है, वो रील्स में कंटिन्यूसली वही दिख रही है, इसीलिए हो जाता है ना कि वही एग्जाम्पल आपको आ जाते हैं, और क्या पता हो भी पसंद, है ना। देयर इज अ मिस्ट्री, इट इज इररिलेवेंट टू योर स्टडीज। इधर आइए, कंप्रेशन टेंशन, वो क्या है कि भाई साहब थोड़ा इधर उधर निकल गए पढ़ाते पढ़ाते। चलो ये देखो, अगर आपका ये जो है मोटा हो गया, मतलब पूरे झाड़ू को पकड़ो फिर लोड लगाओ, अब ये नहीं बकलिंग करेगा, है ना। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से आता है बकलिंग, और बकलिंग को बचाने के लिए आपको थिक बनाना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। डन। चलिए जरा कमेंट से बताना तो किसे किसे नोरा फतेही पसंद है, जिसको पसंद है वो एन कमेंट करना, एन एन। चलो, if a truss has two more members surpassing each other then it is, देखो if a truss has two, ये तो फिर से वही बेकार क्वेश्चन, इसको कॉम्प्लेक्स ट्रस बोलते हैं, इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि कंपाउंड ट्रस जैसा ये डिफाइन ही नहीं हो सकता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स ट्रस बोल दिया, ठीक है। चलो, बाय अप्लाइंग द स्टैटिक इक्वेशन, दैट इज ये तीनों इक्वेशन, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, अगर ये तीनों हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पे लगाते हैं तो भैया उसका सब कुछ डिटरमाइन हो जाएगा, तभी तो उसको डिटर्मिनेट बोल रहे हैं ना। तो वी मे डिटरमाइन ये सब कुछ। डन। चलिए क्वेश्चन डन है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, ये देखो लिंक सपोर्ट का क्वेश्चन है। लिंक सपोर्ट समझना क्या होता है, देखो एक ट्रैक्टर जो होता है, देखो लिंक सपोर्ट समझना क्या होता है। लिंक सपोर्ट जो होता है वो आपका जैसे एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लिंक सपोर्ट का क्वेश्चन है। देखो जो आपका ये ट्रैक्टर होता है, ये ऐसे होता है ना ट्रैक्टर, यहाँ पे बैठा हुआ था ड्राइवर, ये धुआं निकल रहा है, तो ये जो है ना जिससे ये ट्रेलर कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं लिंक, ठीक है। तो इसमें एक एक रिएक्शन आ रहा होता है, जिस डायरेक्शन में लिंक लगा ना उसी डायरेक्शन में बस, दैट्स इट, ठीक है। चलिए क्योंकि सिर्फ फोर्स इसी डायरेक्शन में है ही, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, for instability at least one joint of the structure should be able to displace without causing change in length of all the members। ये all the members झमेला लग रहा है पढ़ने में, चलो अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। for instability at least one joint of the structure should be able to displace without causing change in length। अब देखो यहाँ तक ये दोनों स्टेटमेंट सेम है ना। मुझे ये बताओ कि अगर पूरे स्ट्रक्चर में एक भी मेंबर का लेंथ इधर उधर घट बढ़ गया तो स्टेबल रहा क्या स्ट्रक्चर, नहीं रहा ना। तो ये इन ऑफ ऑल द मेंबर लिख के ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है, बन गया। चलिए आगे बढ़े, देखो कह रहा है इफ ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग ऑन अ प्लेनर सिस्टम आर कंकरेंट इन नेचर। यार झूला वाला एग्जांपल यार, स्टेबिलिटी के अंदर देखो यहाँ पे अच्छे से बताया है, झूला झूला लिखा भी है, ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि सारे फोर्सेस कंकरेंट हैं, तो भैया ये एसेंशियली अनस्टेबल, लगा दे टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए इफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग इक्वेशन, देखो अनस्टेबल स्टेबल पूछ रहा है ना, मतलब डीएसआई निकालना पड़ेगा हमें। कैसे बोल रहा है देखो, जे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, आर रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फोर्सेस, और 2j माइनस आर इज नंबर ऑफ मेंबर। अब ये लो देखो झमेला है कि देखो लैंग्वेज का खेल है, कंफ्यूज करने के लिए ये कर रहा है। इस मेंबर का वैल्यू दिया आपको ये 2j माइनस आर, ये लिख दिए m के जगह प्लस r माइनस 2j, देखो 2j माइनस 2j प्लस r माइनस r, बच गया क्या, जीरो। तो जैसे ही आपका डीएसआई जीरो आया मतलब डिटर्मिनेट आ गया, डीएसआई लेस देन जीरो आता तब तो हम कह देते कि अनस्टेबल, पक्का पक्का कह लेते, लेकिन ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो का केस आता है तो हमको चेक करना पड़ेगा ना पैरेलल या कंकरेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन वही, अब डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट पूछ रहा है, देख लो भैया, m प्लस आर माइनस 2j, 8 माइनस 8 जीरो, मतलब डिटर्मिनेट, खत्म, बच्चा वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 42, देखो इसको देखने से पहले आप तुम्हें रिवाइज करा दूं डीएसआई बीम का निकालने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है। ये देखो हमने बीम मेथड में आपको ये डिटेल में बताया था, इस तरीके से बीम मेथड को कैरी किए थे कि आपको बताया, सबसे पहले ये बताया कि देखो सोम के अंदर हम लोग सिर्फ सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों का डीएसआई जीरो होता है, ये बात समझ में आ गई। फिर आपको यहाँ पे मदर फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए आपको ये डीएसआई निकाल कर दिखाया,
सिंपली सपोर्टेड का कि जीरो आ रहा है, देख लो। फिर कैंटिलीवर का भी निकाल के दिखाया मदर फार्मूला से कि देख लो जीरो आ रहा है, ठीक है। फिर आपको इस तरीके का बीम का जो दोनों तरफ फिक्स्ड है उसका निकाल के दिखाया कि देखो भैया 3 आ रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से मैंने कंक्लूड करवाया था कि देखो अगर ये पार्ट नहीं होता, अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता, कैंटिलीवर होता, मतलब इसका डीएसआई अभी तो जीरो था, ठीक है। हमने इसको ये बनाने के लिए क्या किया, पहले एक रिएक्शन दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, मतलब फिक्स सपोर्ट लगा दिया एक। तो इसके वजह से क्या बढ़ा है, रिएक्शन बढ़ाना। और हमने क्या पढ़ा है, अननोन माइनस नोन, मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस इक्वेशन माइनस रिलीज। तो ये हम बढ़ा दिया ना हमने। तो जितना बढ़ाएं, जितना रिएक्शन एक्स्ट्रा रहेगा 3 से, वही तो इसका डीएसआई होगा ना। अब समझ में आ गया। तो यहाँ से कंक्लूड किए हम लोग फिर कि तुमको निकालना है ना, तो सीधा सीधा कर लो क्या, टोटल सपोर्ट रिएक्शन -3 और माइनस रिलीज, हो गया ना ये। चलो, या समझने के लिए देखो, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं रटने वाले, जिनको फार्मूला रट के बनाना बहुत मजा आता है। एक वे होते हैं जो फार्मूला रट ही नहीं सकते, वो भूल जाएंगे एग्जाम में जाके, वो तारा गिनने लगेंगे ऐसे 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 ऐसे। मेरे टाइप के लोग, मुझे याद नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत बुरा हूँ मैं याद करने में। बट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्लीज़ जिनको, जो इसमें अच्छे हैं वो इस पर वर्क करो, और जो इसमें अच्छे हो वो इस पर वर्क करो, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा CPWD तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ DSI जो है वो नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड टू मेक द स्ट्रक्चर आइदर सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। यहाँ देखो 3 हटा दिए थे तो जीरो हो गया ना, कैंटिलीवर हो गया, तो ये 3 ही एक्स्ट्रा आपका रिएक्शन दे रहा था, यही आपका DSI था। आओ अब क्वेश्चन में देखो यार, तुम PYQ का जब भी कोई सीरीज देखोगे कहीं पे, तो वो आपको नोट्स पैरेलली आपको नहीं बताएंगे। तो जो बच्चे या जो जो भी जो पढ़ रहे हो, वो जो भी पढ़ रहे हो प्लीज़ उसको कैरी करना, कि जब साथ में उसको पढ़ रहे हो ना, लेक्चर जब देख रहे हो, तो उसके साथ में ये PYQ वाला भी देख लेना, तो तुम्हारा लेक्चर खुद ब खुद रिवीजन हो रहा है ना, नोट्स रिवीजन नहीं हो रहा है। और जिनको ये PDF चाहिए वो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे फ्री में पढ़ा हुआ है सारा PDF। ओके, देखो ये देखो सिंपली सपोर्टेड है, चलो जीरो हो गया। ये देखो सिंपली सपोर्टेड है, जीरो हो गया। इसको देखो, अगर यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 2 रिएक्शन, एक नहीं होता तो सिंपली सपोर्टेड हो जाता। तो ये एक्स्ट्रा फालतू है, मतलब ये 1, एक एक्स्ट्रा है, फालतू रिएक्शन है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसमें देखो एक एक्स्ट्रा रिएक्शन तो आया, तो ये +1 तो करा दिया DSI को, लेकिन एक एक्स्ट्रा इंटरनल हिंज भी आया, -1 करा के फिर से जीरो कर लिया, तो ये इसका भी जीरो है। इसका आंसर C, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली डिटरमिनेड स्ट्रक्चर। ये लो फिर से आ गया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर। देखो इतना तक था तब तो ओके था, DSI जीरो था कैंटिलीवर, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इसका 1 हो गया ना DSI, एक्स्ट्रा रिएक्शन आ गया, तो +1 हो गया इसका DSI। आगे देखो, कंटिन्यूस बीम में अगर 1 2 इतना तक है सपोर्ट, ऐसा कंटिन्यूस है तब तो ठीक है, DSI जीरो है, डिटर्मिनेट है, लेकिन कोई ज़रूरी है इतना ही हो, कंटिन्यूस बीम तो कितना भी बड़ा हो सकता है यार उससे, तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है। अगला 3 हिंज डार्च और 2 हिंज डार्च। अब देखो 3 हिंज डार्च कैसा होता है, 3 हिंज डार्च ऐसा होता है, सॉरी यहाँ देखिए, ये आपका 3 हिंज डार्च है, 1 हिंज यहाँ, और ये आपका 2 हिंज डार्च है, ठीक है। तो देखो 2 हिंज डार्च में कितने रिएक्शंस हैं, कितने हैं, 4 है ना, 4 - 3 करो, 1 आ गया, 1 इसका DSI है। इसमें देखो 4 तो है, तो एक ये अगर ऐसे होता, ऐसे, तब इसका DSI जीरो होता, लेकिन ये ऐसे ना होके ऐसे है, ऐसे है, तो इसका DSI रिएक्शन की वजह से +1, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इंटरनल हिंज आ गया ना, तो फिर से इसके वजह से -1, तो इसका DSI जीरो हो जाता है। तो आपका 3 हिंज आर्च जो है वही आपका, वैसे ये आर्च में अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें फुल नॉन डिटेल में बता दिया जाएगा इसके। तो अभी के लिए याद कर लो क्या, कि 3 हिंज आर्च जो है वो डिटर्मिनेट है और 2 हिंज इनडिटर्मिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इक्वल टू दिस आपसे पूछा जा रहा है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। चलो इसका KI निकालना है, आओ पहले KI रिवाइज कर लो, उसके बाद बताता हूँ। हमने KI को पढ़ा था टोटल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन। ये देखिए KI होता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, आपका ये स्ट्रक्चर का जब मूवमेंट हो सकता है तो टोटल कितना ऐसा डिफॉर्मेशन है जो हम पता कर लें तो हमें इस स्ट्रक्चर का सब कुछ पता चल जाए, ये बात होती है बस, ठीक है। तो देखो ये जॉइंट 3 तरीके से मूव कर सकता है, हमने इसी को ऐसे खोलकर बनाया, तो ऐसे बनाया, ये मेंबर जॉइंट, मेंबर जॉइंट, मेंबर जॉइंट, जॉइंट सपोर्ट, ठीक है। ये जॉइंट ये 3 तरीके से मूव कर सकता था, ये जॉइंट भी ये 3 तरीके से मूव कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए, अच्छा यहाँ देखो हिंज है,
क्योंकि ये हिंज है इसीलिए सिर्फ ये और ये किया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी गलत बनाया हुआ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका चलो ठीक है फिलहाल एक मिनट यार, नोट्स में भी कहीं गलती है क्या या अभी एडिट हुआ है? ठीक है मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। देखो ये पॉसिबल डिफॉर्मेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है, कि ये चारों ज्वाइंट पॉसिबली तीन तीन तरीके से रोटेट कर सकता था, ठीक है। तो 4 × 3 मतलब टोटल 12 पॉसिबल डिफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। लेकिन देखो जो रिएक्शन आएगा वो रिस्ट्रिक्शंस है। देखो ये वाला रिएक्शन इसको नहीं होने देगा, ये रिएक्शन इसको नहीं होने देगा, और ये रिएक्शन इसको नहीं होने देगा, ठीक है। इस केस में देखो ये इसको नहीं होने देगा और ये इसको नहीं होने देगा, रोटेशन तो आएगा इसमें, ठीक है। तो कितने बच गए देखो, 3 3 6 2 6 1 7, तो इसका KI 7 हो गया। मतलब हमें अगर 7 डिफॉर्मेशंस ये कोई बता दे तो पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज हो गया, है ना। वेरी गुड। अब देखिए हमने आपको एक इसके बाद बताया था इनएक्सटेंसिबल मेंबर, और चलो रुको जितना बताया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या बताया, टोटल डिफॉर्मेशंस माइनस रिस्ट्रिक्शन। हमारा देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, 1 2 3, 3 आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 ज्वाइंट, तो 3 × 4 मतलब 12 पॉसिबल डिफॉर्मेशन हो गए। और माइनस क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन कितने हैं देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 5 रिस्ट्रिक्शन है, मतलब 7 5 12। कुछ गलती किया गया मैंने, सॉरी, 3 × 3 9 है ना, तो 9 - 5 4। ओके, ये आया आपका टोटल KI, ठीक है। अब इधर आओ, हमने आपको एक चीज और बताया था कि इनएक्सटेंसिबल मेंबर और एक्सटेंसिबल मेंबर की कहानी आपको बताया था कि जैसे झाड़ू का जो तिनका का एग्जांपल दिया ना अभी, वो इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। मतलब क्या, अगर ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है मतलब ये डेल्टा वाई नहीं आएगा, खींच के लंबा थोड़ी होता है झाड़ू कभी, नहीं होता ना, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, इसको हटा दिया। ओके, अगले केस में ये वाला भी इनएक्सटेंसिबल है मान लो, तो ये भी नहीं आएगा। और अगर ये भी अनएक्सटेंसिबल होता, इनएक्सटेंसिबल, तो ठीक है, इसका रिजिड बॉडी मूवमेंट तो होता, ये पॉइंट मान लो इधर तो जा सकता था आगे, लेकिन जितना आगे जाता ना ये पॉइंट भी पीछे पीछे इतना ही आगे आ जाता। मतलब ये 5 mm जाता तो ये भी 5 mm जाता। मतलब अगर ये डेल्टा x1 पता होता तो ये डेल्टा x2 भी पता होता। तो क्या मैं इसको भी हटा दूं? तो देखो 3 चीज हटाना पड़ा ना हमें, 3 मेंबर क्योंकि हमारा दिया हुआ था ना इनएक्सटेंसिबल, तो 3 चीजें हटानी पड़ी। ओके, तो 3 चीजें हटानी पड़ी। हाँ, आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है ना। तो देखो जितने तो फाइनली हमने KI निकाला है कि 3 × ज्वाइंट, जितने ज्वाइंट उतने पॉसिबल डिफॉर्मेशन, माइनस जितने रिएक्शन और जितने इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। तो देखो अगर हम इस अपने क्वेश्चन में इसको एक्सटेंसिबल मेंबर्स मानते हैं इसको, तब तो ये आंसर सही है। लेकिन जैसे ही इनएक्सटेंसिबल मानेंगे तो -2 करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। तो इसका 4 और 2 दोनों सही आंसर है। हाँ देखो 4 और 2 C and D दिया है, डन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। अभी हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा था ना कि डिटर्मिनेट होता था 3 इंच, ये इनडिटर्मिनेट होता था, वही 2 इंच आपका इनडिटर्मिनेट। डन। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर आगे देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा।